चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है सिप्सन का द्वितीय नियम से। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है कि इसके पिछले वाले वीडियो में सिप्सन का प्रथम नियम पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग सिप्सन का जो है कि द्वितीय नियम देखेंगे। और यहाँ पर सिप्सन का प्रथम नियम का हम लोग एग्जाम्पल भी 2 समझे थे और सूत्र को भी समझे थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो पहले उस वीडियो को समझ लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रश्न में परेशानी ना हो, क्योंकि सिप्सन का यदि प्रथम नियम आप समझ जाते हो तो उसी पे आधारित द्वितीय नियम है और उसी पे आधारित जो है आपका समलंबी नियम भी आपका आधारित है। ठीक है, तो तीनों जो नियम हैं आपके इसी पे आधारित है। सिप्सन के प्रथम नियम यदि समझ जाते हैं तो द्वितीय नियम समझ जाएंगे और द्वितीय नियम समझ जाते हैं, प्रथम द्वितीय समझ जाते हैं तो आसानी से तीसरा भी नियम आप समझ जाते हैं। यानी कि सिप्सन का तीसरा नियम जो है आप आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, सॉरी, सिप्सन का समलंबी नियम जो है आसानी से आप समझ जाते हैं। तीसरा जो है समलंबी नियम है। पहला जो है सिप्सन का प्रथम नियम यानी कि 1/3 जो है कि नियम भी बोला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे। इसके बाद सिप्सन का द्वितीय नियम चलेगा। अभी हम पढ़ाएंगे सिप्सन का द्वितीय नियम, जिसको हम लोग 3/8वां नियम भी बोलते हैं। और तीसरी जो चीज़ है आपको पढ़ने के लिए मिलेगी समलंबी नियम, और समलंबी नियम जो है इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग जो है कि उसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिप्सन का 3/8वां नियम। ठीक है, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं अब। सिप्सन का जो है कि द्वितीय नियम है 3/8 नियम भी इसे बोला जाता है। ठीक है, प्रथम नियम में आपको हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिए थे। तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या है इसमें, सिप्सन का द्वितीय नियम या 3/8 नियम यानी सिप्सन सेकेंड रूल्स ऑफ 3/8 रूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए, मैं देख लूँ भाई कहीं गलत तो नहीं लिखे, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो आपका सूत्र यहाँ पर हमने सूत्र लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, सूत्र है। देखिए यहाँ पर हमने सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि सूत्र इधर इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग इधर एक एग्जाम्पल भी समझ लेंगे, एक नहीं 2-3 एग्जाम्पल हम समझेंगे। देखिए सूत्र है आपका, कह रहा है कि इसमें n जो आपका द्वितीय प्रथम नियम में था उसमें भी n था, तो उसमें n का जो मान था सम था। n का मान क्या था, सम। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो भी आप n का मान लोगे 3 का गुणज होना चाहिए। जो n का मान हम लोग का होगा 3 का गुणज, 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, ना ले सकते हो। ठीक है, आवश्यकता अनुसार हम लोग ले सकते हैं। लेकिन उसमें था कि n का मान जो भी आप लेंगे केवल सम लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे, 8 लेंगे, इस तरह से आप सम ले सकते हैं। प्रथम नियम में सम के लिए था, द्वितीय नियम में आपका जो है कि 3 का गुणज होना चाहिए n का मान। क्षेत्रफल के लिए देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, सिप्सन के द्वितीय नियम में थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। क्या, उसमें सूत्र में y1 और जो है कि y1 था, यानी कि y1 आ रहा था, लेकिन इसमें y0 आएगा, यानी कि y0 भी लेकर चलेंगे इसमें। यानी कि बस इसमें क्या जुड़ रहा है, इसमें y0 जुड़ रहा है और यहाँ पर 3h/8 हो जाएगा। और ये प्रथम और द्वितीय है, ये किसको दर्शा रहा है, प्रथम को, ये किसको दर्शा रहा है, द्वितीय को, सॉरी द्वितीय को नहीं, अंतिम को, जो अंतिम होगा वो वाला मान। तो प्रथम 0 होगा, अंतिम को जो है कि y1 दर्शा रहा है, यानी अंतिम वाला मान आपका प्रथम वाला मान और अंतिम वाला मान को हम लोग जोड़ेंगे। प्रथम में भी था, प्रथम नियम में भी था कि पहले मान वाले को, पहले की कोटि को और अंतिम वाली कोटि को एक में हम लोग जोड़ते थे। इसमें है प्लस 3, जो आपका 3 होगा कोष्टक में है y1 y2 और y। देखिए जब 3 के साथ आप लोग लेंगे, योग करेंगे, तो पहले और अंतिम वाले को छोड़कर जो बीच में आपके मान बनेंगे 3 कोष्टक में हो जाएगा y1 y2 y3। देखिए y3 को छोड़ देना है, लिखने का तरीका क्या है, 3 के गुणज को इसमें छोड़ना है। देखिए y0 यहाँ पे हो जाएगा, ये तो y1 से शुरू हुआ था द्वितीय नियम में, अब ये शुरू होगा y0 से, किससे शुरू हो जाएगा, y0 से। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से। ये जो कोटि है ये किसको दर्शा रहा है, y1 y2 किसको दर्शा रहा है, कोटि को। तो इसकी जो कोटि होगी ना, ये कोटि है, तो ये यहाँ पर y0 हो जाएगा, अब ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा, y4 हो जाएगा, y5 हो जाएगा, y6, कोटि यहाँ तक जाएगी। इस तरह से कोटि जितने का रहेगा उसको आगे हम लोग लेकर चलते रहेंगे। तो कह रहे पहले और अंतिम वाले को हमको जोड़ना है। 3 के साथ कौन कौन होना चाहिए, 3 का गुणज। 3 जब लेंगे तो 3 वाले के साथ 3 का गुणज नहीं होना चाहिए। देखिए y3 इसमें से हट गया है और y6 भी नहीं होगा, 3 का गुणज 3 के साथ नहीं आएंगे। y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा, y4 हो जाएगा, y5 हो जाएगा, y7 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, y8 हो जाएगा, y9 भी नहीं होगा, 3 का गुणज है, y9 भी नहीं होगा। इसके बाद जो है आपका
y जो है कि 10 हो जाएगा, y 11 हो जाएगा, y 12 हो जाएगा, 12 भी नहीं होगा इसमें y 12 भी नहीं आएगा। यानी कि 3 के साथ 3 जो है, यानी कि ये जो मध्य वाला में 3 का जो है कि गुणज नहीं होना चाहिए, 3 को छोड़कर जो बच जाएंगे वो आपके हो जाएंगे। तो y1 y2 y4 इस तरह से आपके इसमें हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके आगे ये जुड़ा हुआ है, प्लस आपका हो जाएगा 2 कोष्टक में, इसमें जो है 3 वाले गुणज होंगे, अंतिम को पहले को और अंतिम को छोड़ करके जो बीच में आपका 3 का गुणज होगा ना, तो 3 आ जाएगा इसमें, देखिए 3 आ गया, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये वाली चीज़ें सब इसमें आएंगी 2 के साथ वालों के साथ, ठीक ना। तो यहाँ पर 2 के साथ वाले आ जाएंगे, तो इसमें आपका कितना है, एक ही ना है, तो केवल एक ही मान इसका आ जाएगा, कोटि वाला एक ही मान आ जाएगा, यानी कि y का एक ही मान यहाँ पे रखा जाएगा। अब h की बात करें हम लोग, तो h बराबर क्या है, h बराबर करें b माइनस a, यानी कि अपर सीमा और लोअर सीमा का अंतर जो कि प्रथम में भी आया था, और भाग दे देना है n वाले से। n में आप क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, इसके बाद जो है कि न ले सकते हैं। तो और यहाँ पर हो दिया है कि 2 अंतरालों के बीच की दूरी। अगर ये समाकलन का मान नहीं दिया है, प्रश्न में सारणी इस तरह से बना कर दे दिया है, तो जो आपका h का मान निकलता है, x वालों का यदि अंतर हम लोग करके निकालें तो वो आपका h का मान निकल जाता है। तो ये जो है लिखा गया है कि 2 अंतरालों के बीच की दूरी कब लागू होगी, जब सारणी पूरा ऐसा सारणी बना करके आपको प्रश्न में दे दें और समाकलन वाला ये मान, ये समाकलन वाला वैल्यू न दे, तो उस कंडीशन में हम लोग करेंगे 2 अंतरालों के बीच की दूरी, यानी कि x वाले का अंतर हम लोग निकाल करके आसानी से h का मान निकाल लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग h का मान इस सूत्र में यहाँ पर इस सूत्र में रख लें। सन्निकट समाकलन कहेगा तो इस समाकलन का बस आप जो भी समाकलन में मान दिया रहेगा उसको लिख करके बाकी सब वही फार्मूले आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये क्षेत्रफल के लिए था, ये आपका सन्निकट समाकलन के लिए, तो क्षेत्रफल के लिए ये लगा देना है, समाकलन कहेगा तो यहाँ पर ही बस। अब ये वाला सूत्र तभी लगाएंगे जब क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए तब, और वर्ग इकाई मात्रक वहाँ पे जोड़ा जाता है। और सन्निकट समाकलन आपको देखने के लिए हमेशा अधिकांश तौर से मिलेगा, क्षेत्रफल पे बहुत ही कम सवाल आपके मिलते हैं। तो ये आपके सूत्र हैं। अब हम एक जो है एग्जाम्पल हम आपको अच्छे से समझा देते हैं विधिवत तरीके से, ताकि आपको कहीं डाउट ना रहे, ठीक है। और हाँ, कहीं भी किसी भी प्रश्न में यदि आपको परेशानी होगी तो हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए समाकलन देखिए, सवाल क्या है, करेंगे समाकलन अपर सीमा 1 लोअर सीमा 0 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx, ठीक है, का मान 3 बटा में 8 नियम, या इसको सिप्सन नियम भी बोला जाता है, सिप्सन नियम, सिप्सन के, या ऐसे भी लिख सकते हैं मान सिप्सन के 3 बटा 8, सिप्सन के 3 बटा में 8 नियम से निकालें, ठीक है। करे कि जो आपका ये समाकलन दिया गया है, इस समाकलन का मान जो है सिप्सन के 3 बटा में 8 नियम से निकालना है, ठीक ना। तो इसमें बस ये जो है कि नॉट जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो प्रथम नियम में नॉट नहीं था, y1 के साथ चल रहा था, और इसमें नॉट आ गया, यानी कि y0 से अब शुरू होगा, लेकिन उसमें था कि y1 से शुरू हो रहा था। तो ये सब चीज़ें जो भी फार्मूले हैं ना, उसको आप दिमाग में रखिएगा कि हाँ किस में जो है कौन सा नियम कहेगा तो क्या हम लोग लगाएंगे। चलिए, तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, हम लोग लिखेंगे कि वैल्यू क्या क्या दिए गई हैं। पहले तो ये dx के साथ जो जुड़ा रहेगा वो y का मान होगा, तो यहाँ पर हम लोग को मिला है कि y बराबर मिला है 1 बटा में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। y का तो मान हम लोग पा गए, ठीक है। हमको a का मान चाहिए, तो आपको पता है कि अपर लोअर सीमा आपकी a की होती है, अपर सीमा b वाली, तो b का मान कितना है 1। n का मान क्या है, n का मान करें 3 का आप गुणज ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 3 का गुणज केवल लेना है। तो चलिए हम ले लेते हैं कितना, 3 लेकर के समझाते हैं, ठीक ना। अब कोटियों की संख्या आपको पता है कि n के मान से जो कोटियों की संख्या होती है एक अधिक होती है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा n, कोटियों की संख्या आपकी हो जाएगी n+1, यानी कि 3 प्लस हो जाएगा 1, और यही इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4 कोटि पे जाना है। तो देखिए 1 गो 2 गो 3 गो और ये 4 गो, यानी कि y3 तक जाना है। कहाँ तक जाना है, y3 तक। 4 कोटि होनी चाहिए, तो 1 2 3 और ये 4, ठीक ना, ये 4 कोटि, यानी यहाँ तक हम लोग का काम है, बाकी सब यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं बाकी सबको हटा देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक हम लोग काम है वहीं तक रहने देना, क्योंकि चौथी कोटि के अब आपको पता है ना कि कब तक यहाँ पे हल किया जाता है, जब स्टार्टिंग करेंगे 0 से, और जब तक x का मान
1 ना हो जाए, यानी अपर सीमा जब तक आता नहीं है यक्स के मान में तब तक हम लोग इसको हल करते रहते हैं। और ऐसा नियम यह है कि 4 कोटि या चौथी कोटि पर ही आपका आसानी से यक्स का अपर सीमा का मान आ जाएगा। अपर सीमा कितना है 1, यानी कि इसमें मान रख करके हल करते करते आसानी से 1 कब पाएगा, अपर सीमा 1 कब आएगा, चौथी कोटि पर आपका आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 चौथी कोटि यानी y3 पर जा करके आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई यक्स ए का मान कौन है 0, तो 0 हो जाएगा यक्स का मान। ए प्लस एच को जोड़ेंगे, यानी ए और एच को जोड़ेंगे तो आपका मिलेगा यक्स का मान। और हाँ, यहाँ पर y का भी मान तो रखना है। चलिए, तो y बराबर आपका क्या मिला है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही y का मान मिला है। तो जब x का मान 0 आया और यही यहाँ पर रखेंगे तो y का मान मिलेगा। तो 0 का स्क्वायर 0 है, 1/1 बराबर कितना हो जाएगा 1, या मैं इसको हल करके दिखा देता हूँ। 1/1 प्लस 0 हो जाएगा, यही इक्वल टू हो जाएगा टोटल 1/1 और यही बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए a प्लस एच, अब आइए 0 और 1 को जोड़िए, यानी कि 0 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब इसमें रखिए तो यहाँ पर y का मान 1/1 + 1, तो यानी कि 1 हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा 2। इसको कटा भी सकते हैं, 0.5 आप ले सकते हैं। ठीक है, कटाकर पॉइंट में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ फिर 0 + 2 मल्टीप्लाई एच का मान 1 इक्वल टू टोटल मान क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें रखिए एच का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा 2, नहीं 2 आया है ना, हम 1 पकड़ रहे हैं 2 आया है। 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 4 1 5, यानी कि यह हो जाएगा 1/में कितना 5। ठीक ना, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर देखिए a + 3h है, तो a + 3h है तो यहाँ पर हो जाएगा a + 3, h का मान क्या है, सॉरी h का मान तो हम लोग गलत रख रहे हैं ना, h का मान तो अभी हम लोग निकाले ही नहीं है। यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा है, बहुत भारी मिस्टेक हो रही है। अभी h का मान छूटा है भाई, h का मान अभी छूटा हुआ है। हम भी कहें कि क्यों इतना आ रहा है, हमको यहाँ पर बराबर 1 आ जाना चाहिए हल करने के बाद, लेकिन हम लोग को कुछ और आ रहा था, तब हम कहें कि ओहो यही ना मिस्टेक हो रहा है। अभी h का मान हम लोग पता ही नहीं किए। देखो भाई आपको समझ में आ गया होगा तुरंत कि सर ने जो है कि h का मान छोड़ दिया हुआ है। b माइनस है, यानी 1 - 0/n का मान 3 है, यानी कि इक्वल टू 1 में कितना है 3। यही हम भी कहें क्यों गलत आ रहा है। अब a + h, a और एक 0, यानी 0 + h का मान है 1/3 है ना। अब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1 में कितना आ जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 1/3। अब रखिए 1/3 को अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा देख 1/1 प्लस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में हो जाएगा 3 3 के 9 इक्वल टू, हल कर दीजिए। देखिए 3 1 9 1 9 1 10, 10/9 और पलटेंगे तो यह हो जाएगा 9 में कितना हो जाएगा 10। ये तो समझ में आ रहा होगा भिन्न का है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो 0 + 2 हो जाएगा 0 + 2 गुणे 1/3 और यही इक्वल टू हो जाएगा 2 बाई क्या हो जाएगा 3, यानी कि x का मान आ गया 2/3 आ गया। चलिए तो यहाँ पर रखिए 2/3 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, यानी कि यह हो जाएगा 1/1 प्लस 2/3 का स्क्वायर तो यह हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 3 1 3 और 3 4 7, 7/3 सॉरी 2/3 का स्क्वायर तो 2 दूनी के 4 और 3 3 के ये 9, 9 1 9 9 4 13, 13/9 होगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/13 कितना 9 और ये भिन्न पलटेगी तो टोटल हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा 13। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर यदि आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोलकर इसलिए लिख रहा हूँ। यहाँ पर 0 + 3 मल्टीप्लाई h का मान 1/3, 3 से 3 कट गया, आपका कितना आ गया 1। देखिए अब 1 आ गया कि नहीं हुआ, आ गया। तो अपर सीमा जब आ गई तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। या यदि कोटियों की संख्या यदि 4 है तो 4 बार निकालना, 1 2 3 और 4 बार निकल गया। अब ऐसे या वह अपर सीमा आ जाएगा तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, तो उससे भी आप पकड़ सकते हैं। 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर 1 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1 में आपका हो जाएगा 2। अब आपको कहीं भी डाउट यहाँ पे नहीं हो रहा होगा कि हाँ कहाँ से हम लोगों ने जो है कि इसको सॉल्व किया हुआ है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बताए हैं आपको कि ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। अब चलिए सूत्र पे आते हैं हम लोग। सूत्र यहाँ पर देख ही सकते हैं, सन्निकट समाकलन के लिए सूत्र यहाँ पर है। जब सन्निकट समाकलन निकालेंगे तो समाकलन में सूत्र रख रहा हूँ एक ही बार,
सूत्र है सवाल है यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर डॉट डी एक्स हमको निकालना है। चलिए बस डायरेक्ट हम लोग अब मान रख देंगे, तो यह हो जाएगा 3 बटा में एच का मान चाहिए, या सूत्र आप चाहते हो कि नहीं सर हम सूत्र रख करके करें, सूत्र रख करके भी आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, गुणे एच का मान है आपका, एच का मान है 1 बटा में 3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, गुणे 1 बटा में क्या हो जाएगा 3 और बटा में हो जाएगा 8। चलिए वाई नॉट का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर रख देंगे आप 1, या इसको मैं थोड़ा नीचे से ले लूँ क्या, चलो यहीं पे देख 1 प्लस वाई एन क्या है अंतिम मान, एन जो है अंतिम मान है, अंतिम मान क्या है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा अंतिम मान ये है, तो यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 कोष्टक में y1, यानी कि 3 वाले गुणे को छोड़ करके जो भी मान बचेंगे y1, तो y1 है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 1, नहीं y1 है 9 बटा में 10, ये हो जाएगा 9 बटा में 10 प्लस इसके बाद क्या है y2 चाहिए, तो y2 ये है, तो यहाँ की 9 बटा में हो जाएगा 13। ठीक है, इसके बाद प्लस 2 कोष्टक में y3 चाहिए, y6 चाहिए, तो यहाँ पर जो है कि 3 वाले गुणों को छोड़, यानी इसको आप देखिए इसका मान रख दिया गया है, ये कट जाएगा, इसका मान रख दिया गया, ये कट जाएगा, इसका मान रख दिया गया, इसका मान रख दिया गया, और बच रहा है 3 वाला कोई नहीं बच रहा है, y3 में कोई नहीं बच रहा है, नहीं y6 में बच रहा है, तो इसका मतलब कि ये मान वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आगे हम लोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए भाई, 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, मैं पहले देख लूँ मेरा तो वीडियो नहीं कटा है, मेरा वीडियो तो नहीं कटा है, चलिए वीडियो चल रही है भाई कोई बात नहीं। अब यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 1 क्या हो जाएगा 8, अब देखिए 2 एकम 2 1 3 बटा में क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब 3 कोष्टक में इनका एलसीएम ले लीजिए, 10 3 1 यह हो जाएगा 130 एलसीएम हो जाएगा, 10 और 13 का एलसीएम 130, और 10 से 13 में भाग देंगे तो आपको कितना, 10 से 130 में भाग देंगे 13 बार, भाग 13 बार जाएगी, और 13 से जो है कि 9 में गुणा करेंगे, टोटल आपका हो जाएगा 117 प्लस, और 13 दहा में 130, और 10 बार भाग 10 से 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90, और गुणा करेंगे या 2 से 0 में गुणा करेंगे तो वो तो भाई 0 हो रहा है, तो उसको छोड़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कोष्टक बंद कर देंगे, तो यह हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा 8, 3 बटा में 2 हो जाएगा प्लस 3 गुणे, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा 7, और यह हो जाएगा 9 1 10 को 0 हासिल 1 1 1 क्या हो जाएगा 2 बटा में कितना हो जाएगा 130। समझ में आया कि नहीं। अब इनका जो है गुणा कर देंगे, या 130 से जो है कि 207 में यदि भाग देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 दशमलव, मैं भाग देकर रखा हूँ भाई 1 बटा में 8। अब देखिए ये है 3 बटा में 2 है, तो इसका भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1 बटा में कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 गुणे, इसका जब भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 1.5923। अब यहाँ से हो जाएगा 1/8। अब देखिए 1.5 प्लस इनका जब गुणा करेंगे टोटल आपका हो जाएगा 4.7769, यानी कि 4.7769 ये हो गया। अब इनको जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 1 बटा में 8 गुणे, उधर भी हम लोग लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर शायद दिख रहा होगा तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये बाहर वाला हो जाएगा 769, और 1 पॉइंट वाला यानी 7 4 हो जाएगा 11, 7 5 हो जाएगा 12 को 2 हासिल 1, 2 4 1 5 1 हासिल लिया 6, पॉइंट का अंक पे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 6.2794 6.2769। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कटाएंगे, यानी कि जब 8 से इसमें जब भाग देंगे तो हम लोग का टोटल यहाँ पर हम लोग का मिलकर आ जाएगा 0.78, यानी कि 0.7846, और इसके बाद है 125, ये जो है आपका हो गया फाइनल आंसर वाला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है समाकलन का टोटल वैल्यू आ चुका है। यहाँ पर आप एक बार लिख सकते हैं फिर से कि समाकलन, या इतना ही रहने दीजिए, कोई लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं।
तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन जो इसका मान है आपका आ गया इतना, ये जो है सन्निकट मान। ठीक है, तो इस तरह से आप हर एक सवालों को आसानी से कर पाएंगे, जो कि है ये सिप्सन का 3/8वां नियम है। 3/8वां नियम जिसको हम लोग द्वितीय नियम भी कहते हैं, या 3/8वां नियम भी आएगा तो समझ जाइएगा सिप्सन का ये द्वितीय नियम ही है। और प्रथम नियम तो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ ही चुके हैं, तो अब तो कहीं डाउट नहीं रहा होगा। जो लड़का प्रथम नियम पढ़ा होगा, इसका प्रथम नियम पढ़ा होगा, उसको तो बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। अगर कहीं भी फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका जो है कि सलूशन आपको अच्छे से मैं बता दूँगा। तो यहाँ पर मेरा प्रयास था कि पूरा मैं आपको अच्छी तरह से एक ही बार में समझा दूँ, और आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। जिनको समझ में नहीं आया है हमारे साथ जो है अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम एक और उदाहरण हम आपको समझाते हैं, और जो है कि उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे अच्छी तरह से, ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। चलिए, तो हम जो है एक और एग्जाम्पल आपके लिए लेते हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है समझिएगा। कह रहे कि ये जो है मान इसी तरह सेम आपको निकालना है, यही सेम रहेगा, बस हम आपको सीमा बदल दे रहे हैं। सीमा हम आपको बदल के दे रहे हैं। यहाँ अपर सीमा जो है 0, लोअर सीमा 0 हो जाएगी, अपर सीमा आपको केवल मान लीजिए 6 हो रहा है। डॉट dx का मान सिप्सन के इतने नियम से बस निकालिए। देखिए वही चीज़ है, बहुत ही आसान है, घबराना नहीं है। तो सिप्सन नियम से आपको निकालना है, तो निकालने का तरीका क्या था अब हम लोग पहले देखेंगे कि y बराबर हल में वही थे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मैं सवाल क्या लिखा हूँ, उदाहरण के लिए एक मैं सवाल फिर ले रहा हूँ, और ये अपर सीमा केवल मैं बदल रहा हूँ। अपर सीमा जो है कि आपकी 6 है, लोअर सीमा आपकी 0 है। सवाल आपका सेम वही है, केवल मैं सीमाओं को बदला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मान सिप्सन के 3/8 नियम से निकाले। सिप्सन के 3/8 नियम से आपको निकालना है इसका मान। देखिए y बराबर ये जो है मान आपका सेम वही रहेगा, a बराबर 0 हो जाएगा। a बराबर क्या है 0 दिया ही है। इसके बाद b का मान क्या हो जाएगा बदल करके 6। देखिए n बराबर मैं 3 ही लेकर के कर रहा हूँ, आप लोग जो है 6 पर भी हल करके देख लीजिएगा। निकटतम देखिए जो लड़का, यदि आप लोग जैसे मान लो कोई लड़का जो है कि 3 रख करके कर रहा है, कोई 6 रख करके कर, आपको पता है ना 3 का गुणा भी रखना है, तो 3 रख करके कर सकते हैं n का मान। तो आपका जो है कि कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। यदि आप मान लो 6 रख करके कर रहे हो, आप लोग जैसे मान लो n बराबर 6 रख कर करना चाहते हैं, तो कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी 7। अगर मान लो कोई लड़का n बराबर जो है कि न रख कर करना चाहता है, तो उसकी कोटियों की संख्या हो जाएगी 10। तो जितना जो है कि आप कम मान रखेंगे उसमें कोटियों की संख्या थोड़ा कम आपकी मिलेगी, यानी कि थोड़ा प्रोसेस आप लोगों का कम मिलेगा। तो चलिए हम n बराबर जो है 3 रख करके करते हैं, आप लोग n बराबर 6 रख कर करिएगा। और हाँ, पॉइंट के लगभग 1 या 2 मान तक आपका आंसर मिलेगा। यदि 6 रख करके करते हैं तो इसके बाद जो है कि मान इसके पिछले वाला मान बदल सकता है। ठीक है, जो नहीं कि हम जो है कि हम n बराबर 3 रख कर कर रहे हैं, तो n बराबर जो है कि आप 6 रख कर करेंगे तो आपको वही सेम आंसर आएगा। यानी कि पहला पॉइंट आपका सही होगा, पहला मान आपका सही होगा, उसके पीछे वाला मान बदल भी सकता है। ठीक ना, तो आप लोग n बराबर 6 पे आप लोग करके देख लीजिएगा आप लोग का कितना आंसर आ रहा है। तो कोटियों की संख्या n बराबर ये हो जाएगी 3 + 1 4 हो जाएगा, ये तो सही है। इसके बाद मैं इसको ब्लैक से कर रहा हूँ तो ब्लैक ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, 4 यहाँ पर हो जाएगा 4 नहीं 3 ले रहा हूँ ना, 3 प्लस हो जाएगा, अरे 3 + 1 = 4। h बराबर क्या हो जाएगा b माइनस a। b का मान क्या है 6 माइनस a का मान है 0 बटा में n का मान क्या है, n का मान है आपका कितना 3 = 6/3 क्या हो जाएगा 2। h का मान 2 आपको पुट करना है। बाकी सब तो इनको हटाना पड़ेगा ना, ये सब तो बाकी हटाना पड़ेगा। आप देखो 6 पे भी रखना चाहते हो, आप लोग दिमाग, बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी रहता है कि सर हम 6 पर करना चाहते हैं, तो 6 पर कर सकते हैं आप लोग। तो 6 से करेंगे तो 6 रहेंगे तो 7 बार हल करना पड़ेगा, 7 को निकालना पड़ेगा कोटि। ये तो मैं 3 ही पे मैं निकाल लूँगा। ठीक है, तो 6 पर करना चाहते तो यहाँ बस 1 हो जाएगा, थोड़ा मान छोटे हो जाएंगे और क्या। चलिए, तो यहाँ पर मैं 3 पे ले रहा हूँ, आप लोग 6 पे भी निकाल कर देख सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। चलिए, तो फटाफट हम लोग करते हैं और साथ साथ मेरे आप भी करते रहिए। ए का मान क्या है 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इससे लिखता हूँ 0। तो जब x का मान 0 आया तो इसमें रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 यानी 1 बटा में 1 = कितना हो जाएगा केवल 1। अब देखिए a + h, a का मान 0 है, h का मान कितना है 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो केवल आपका कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए
2 रखेंगे x का मान 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि 1 बटा में कितना हो जाएगा ये 5, और कटा देंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 2। हम लोग जो है इसको कहाँ तक ले जाएंगे, जब तक x का मान अपर सीमा ना आ जाए, x का मान जब तक 6 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग बढ़ते चलेंगे, ठीक है। या कोटियों की संख्या 4, 1 2 3 और 4 तो हम खुदे लिए हैं, तो आपको पता है कि यहीं तक जाना है हम लोग को, यहीं तक हम लोग को जाना है। 0 प्लस h का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 4, सही लिखे हैं ना, मिलाते रहिएगा आप लोग भी। और 4 रखेंगे, 4 चौको 16 1 17, यानी कि 1 बटा में यह हो जाएगा कितना 17। 1 बटा में 17 बराबर, अब 1 से 17 में भाग देंगे, सॉरी 1 से 17 में, 17 से 1 में जब भाग देंगे तो हम भाग दिए हैं, तो मेरा आया है 0 पॉइंट, आप लोग भाग देकर देख लीजिए 0.058823, 0.0 आया है 588, इसके बाद आया हुआ है 23, यहाँ पर मैं पढ़ कर लिख दे रहा हूँ, या नीचे से यहाँ पर भी हम लिख देते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ना। ये मेरा आ रहा है 1 बटा में 17 आ रहा था, 1 बटा में कितना आ रहा था 17, जब भाग देंगे तो आएगा 0.05, इसके बाद आ रहा है 8823। अब ठीक है, अब देखिए 0 रखेंगे a का मान, h का मान 2 2 3 कितना आ जाएगा 6। देखिए अपर सीमा आ गया कि नहीं, तो इसे पहचान सकते हैं कि यहीं पे हम लोग को रुक जाना है। तो अब तो ये 6 आ गया, अब देखिए 6 6 का 36 1 37, यानी कि यह हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा 37। अब इसको जब भाग देंगे 1 बटा में 37 को, तो 1 बटा में 37 से जब 1 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.027, 0.027 डॉट करते आगे की तरफ इस तरह जाएगा 027 आपका बढ़ता रहेगा, तो आप इतना ही रहने दो, ठीक है। या लिख भी सकते हो 027, इतना कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है, इतना कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। निकटतम 3 मान भी लेकर के आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा काम है पूरा बताना, तो मैं बता दे रहा हूँ। अब यहीं पे जो है कि हम लोग मान रख देंगे, सीमा केवल बदल जाएगी, यहाँ पे सीमा आपकी कितनी हो रही है 6, सीमा कितनी हो रही है 6, यहाँ पर बस केवल आपका मान बदल जाएगा, तो हम जो है कि यहाँ से मान बदल के दिखा देते हैं आपको कितना आ जाएगा। चलिए, तो h का मान 3 है, तो यहाँ पर सूत्र में 3 हो गया, h का मान जो है कितना आया हुआ है 2, तो h का मान 2 आया हुआ है, तो अब हम लोग का हो जाएगा h का मान रखेंगे 3 मल्टीप्लाई h का मान है 2/8, ठीक है, y0 और इसके बाद yn अंतिम सीमा, यानी कि प्रथम सीमा और अंतिम सीमा को हम लोग लेते हैं पहले में योग में। तो पहला क्या है y0 1 है, यहाँ पर कर देंगे 1 प्लस अंतिम मान कौन है ना, तो अंतिम मान को लिखेंगे 0.027027, और आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, चलो भाई मैं इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है 3। इसके बाद y1 y2 y3 को छोड़ करके y4 y5 y6 को छोड़ करके, ठीक है, क्या क्या मिल रहा है y1 y2 मिल रहा है, तो जोड़िए 0.2 प्लस इसको जोड़ देंगे y2 वाले 0.58 दिख रहा है ना आप लोगों को। इसके बाद 8223, इसके बाद प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई y3 y6 चाहिए, तो y3 तो देखो अंतिम को अब कौन कौन हो गया ये भी याद रखिएगा, ये नहीं कि y3 एजा दिख रहा है तो इसको रख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। इसको आप रख चुके हैं, इसको आप रख चुके हैं, ठीक है। अब शेष क्या बीच में कुछ बच रहा है y3 के मान, नहीं y6 से नहीं y3, तो कुछ भी नहीं बचा, तो क्या रखेंगे 0 आप लोग रख देंगे। अब ये हो जाएगा बंद, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, कटा दीजिए यहाँ पे, देखिए 2 एकम 2 2 चौके 8, कट करके 4 बना, तो 3 बटा में हो जाएगा 8, 3 बटा में हो जाएगा, सॉरी 8 नहीं 4 बनना है, 3 बटा में 4 हो जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1.027 प्लस 3 मल्टीप्लाई, इनको जो देखिए इनका तो गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, उसमें गलत है क्या कुछ, रुक जाइए मैं एक बार मिला लूँ अच्छे से, 0.0, अच्छा इसमें 0.0 छूटा हुआ है,
058, इसमें जो है 0 छूटा हुआ है 0.0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 258,823। अब ये जो गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, 0 वाला मैं बिल्कुल छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि उससे कोई काम है नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/4। अब ये हो जाएगा 1.027 प्लस इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई करके मैं एक ही बार लिखा हूँ 0.764 और इसके बाद 702। आप निकटतम मान 3 स्थान तक एग्जाम में लीजिएगा, ठीक है। इतना करेंगे तो बहुत आपका डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका टाइम भी ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3/4 गुणे। अब सभी को जोड़ेंगे, सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.1.803,497 इसके बाद 2, ठीक है। इसके बाद जब गुणा कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा, गुणा करने के बाद 541 यानी कि 541, इसके बाद आ रहा है 04916 डिवाइड बाई कितना आ रहा है 4। थोड़ा आप अपने मोबाइल से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मोबाइल से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा ताकि भाई कहीं गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेट करने में यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा है ना, भाग भी दे, यदि भाग देकर हम दिखाएंगे आपको तो हम तो करते ही रह जाएंगे। 1.35, इसके बाद 1.352622, ठीक है। मान लो ऐसे मैंने आगे की तरफ जा रहा है इससे, ठीक है ना। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। अगर आप मान लीजिए 6 रख करके करना चाहते हैं n का मान जो है 3 का गुणा यानी कि 6 रख करके यहाँ पे करना चाहते हैं, तो उस समय याज का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय जब n का मान 6 रखेंगे तो कोटि 7, अब ये कोटियों की संख्या बढ़ जाएगी, 7 हो जाएगा ना। तो उस समय यदि आप निकालते हो तो हो सकता है 1 पॉइंट, हाँ 1 वाला मान आपका हमेशा मिलेगा, 1 पॉइंट कम से कम 2 स्थान तक या 1 स्थान तक मिलेगा, और इसके पीछे वाला मान आपका बदल भी सकता है, ठीक है। ये नहीं जरूरी है कि आप यदि n बराबर 6 रख कर करते हैं तो आपका सेम यही आंसर आए, आपका मान बदल भी सकता है, लेकिन लगभग पॉइंट वाला जो मान है यानी कि 1 पॉइंट जो करके आए ये मान लगभग आपका सेम आएगा, ठीक है। तो आप जो है n बराबर जो है कि 6 पर भी एक बार रख करके कर लीजिएगा क्या आपका आंसर आ रहा है, और n बराबर जो है कि 9 पर भी कर लीजिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। 9 पर करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 9 पर करेंगे तो डिफिकल्ट क्यों होगा, क्योंकि ये 6/9 होगा, कटा देंगे तो आपको कुछ करके आएगा, और यहाँ पर भिन्न में मान आएगा, थोड़ा हल करने में हमको परेशानी होगी। छोटा मान लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा छोटा मान आ रहा है तो यहाँ पर आसानी से कर लेंगे। तो ये रहा उदाहरण के तौर पे दूसरा उदाहरण जो कि शिक्षण का द्वितीय नियम चल रहा था, 3/8वां नियम, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझा ही दिए हैं, ठीक है। अगर कहीं भी फिर भी आपको दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है शिक्षण का ये द्वितीय नियम कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में जो आपसे मिलेंगे समलंबी नियम पे आधारित जो होगा सूत्र देखेंगे और एग्जाम्पल भी वहाँ पे समझेंगे। इसके बाद उसके आगे वाले में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो 3 नियम आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि प्रश्न में आपको कोई भी कठिनाइयाँ नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो तीनों नियम आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, अच्छे से सूत्र को याद कर लेते हो, तो आसानी से जो है कि प्रश्नों का भी सॉल्व आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आ जाएगा। अगर नियम नहीं पता रहेगा तो सॉल्व कितना प्रश्न हम कराएंगे आपको तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो सारे सूत्र और नियम जो है याद रखिएगा, एग्जाम्पल भी यहाँ पे जो चला है उसको भी याद रखिएगा। जितने भी तीनों नियम आपके चलेंगे सभी को रिवाइज आप कर लीजिएगा ताकि प्रश्नावली में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।